बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय पालमपुर के गांव की कहानी के अंतर्गत दूसरे भाग को पढ़ाऊंगा। मैंने पहले आपको बताया कि उत्पादन के साधन क्या हैं, भूमि क्या है, श्रम क्या है, पूंजी क्या है, स्थिर पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है, मानव पूंजी क्या है। इन सब को मिलाकर के ही उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब आते हैं हम पुनः पालमपुर गांव में, देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि, संचालित की जाती है। तो पालमपुर के लोग मुख्यतया खेती का व्यवसाय करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें कई बातों का अध्ययन करना होगा। पहला है भूमि। भूमि स्थिर है। पालमपुर की संदर्भ में यदि देखें हम, या पूरे दुनिया के संदर्भ में देखें, तो आप सभी जानते हैं कि भूमि की मात्रा स्थिर है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। और पालमपुर की भी वही स्थिति है कि वहाँ भी जो उपलब्ध भूमि है उसकी मात्रा को हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपके गांव में जितनी भूमि उपलब्ध है, जितने हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ इसमें है कि पालमपुर के लोग 75% कृषि पर निर्भर हैं। इसमें वे लोग भी हैं जो किसान हैं, तथा इसके साथ साथ वे लोग भी इस पर निर्भर हैं जो किसानों के यहाँ श्रमिक के रूप में, कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से 450 लोगों के परिवार में 75% लोग कृषि पे निर्भर हैं। लगभग 330-37 के आसपास लोग, परिवार जो हैं, कृषि पे निर्भर हैं। और 1960 तक पालमपुर में जितनी भी भूमि बंजर थी, बैरन लैंड, एक ऐसी भूमि होती है जो कृषि योग्य होती है, जिस पर हम फसल उगाते हैं, और एक ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है, कोई उत्पादन नहीं किया जाता है, ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। तो पालमपुर में भूमि सुधार के माध्यम से 1960 तक सभी बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दी गई हैं। तो आप देखेंगे कि भूमि पालमपुर की सभी कृषि योग्य हैं। भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि की माप बॉक्स में दिया हुआ है, माप बीघा, कुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो अब आपको देखना है कि भूमि स्थिर है। 1960 तक सभी भूमि पालमपुर की कृषि योग्य कर दी गई है और 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अब दूसरा है पालमपुर में कि जो उपलब्ध भूमि है उसमें अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। भूमि में अधिक पैदावार करने के लिए इसमें मुख्यतया 2 बातें कही गई हैं। चूँकि पालमपुर की पूरी कृषि, पूरे भूमि पर कृषि होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए दिया है कि यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है।
सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रख करके शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी एक वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ किए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज कुल भी कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतया वर्षा पर निर्भर करती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि पालमपुर में कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। खरीफ की फसल बरसात में ज्वार बाजरा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू पैदा होता है। रबी की फसल सर्दी के मौसम में जाड़े में गेहूं पैदा होता है और वर्ष में एक बार गन्ना भी पैदा होता है। तो इस तरह आपने देखा कि लगभग हर मौसम में ज्वार बाजरा आलू गेहूं गन्ना इन तमाम तरह की फसलों का उत्पादन वहाँ हो रहा है। और उसका प्रमुख कारण है कि वहाँ सिंचाई के आधुनिक साधन बिजली आने के कारण उपलब्ध हैं और अधिक से अधिक किसान, पहले सरकारी नलकूप था लेकिन बाद में किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगवाए और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने लगी, जिससे कि पूरे वर्ष में खेतों में फसलों का उत्पादन होता रहा। ये आपके पुस्तक में चित्र में भी दिया गया है कि देखिए गेहूँ बाजरा गन्ना आलू ये फसल पालमपुर में पैदा होती है। तो बच्चों ये पहला तरीका ये है कि एक वर्ष में अगर एक से ज़्यादा फसल पैदा होती है किसी भी खेत में तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, जो पालमपुर में है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसी भूमि से पैदावार बढ़ाने का कोई तरीका है। तो पहला है इसका उत्तर कि हाँ तरीका है उसी भूमि के टुकड़े से फसल बढ़ाने का, यदि हम वर्ष में एक से अधिक फसलें लें। और जब हम एक से अधिक फसलें लेते हैं तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो पहला तरीका है बहुविध फसल प्रणाली का, जिसके माध्यम से हम उसी भूमि के टुकड़े से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि पालमपुर में दिया गया है। आइए चर्चा करें। सारणी 1.1 में 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है कक्षा में चर्चा करें। दूसरा पॉइंट है चर्चा के लिए, क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? अगर है तो क्यों? इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा कि क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्या अधिक से अधिक क्षेत्रों को सिंचाई के लिए सिंचाई के दायरे में लाना ज़रूरी है। अगर है तो क्यों, इसकी चर्चा भी करें और फिर इसे होमवर्क में भी लिखें। आइए वो आरेख देखें कि 1.1 सारणी में संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर। आपने देखिए इसमें एक कॉलम में वर्ष दिया है, दूसरे में जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर। 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों में जो है जुताई होती थी और 90-91 में 157
और फिर 2000 के आसपास 156, 11-12 तक 156 है, 12-13 में 157 और 13-14 में 156 और 14-15 में 155। और इस सारणी को दंड चित्र के माध्यम से, आरेख के माध्यम से दिखाया गया है। इसको देखने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में लगभग जहाँ 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन थी कृषि के लिए, और 14-15 यानी 60-65 वर्षों में भी मैं 129 से 155, 90-91 में जहाँ 157 हुआ और 14-15 में 155 हुआ, अर्थात 90 से लेकर के 2014-15 के बीच हम जुताई के क्षेत्रों को बढ़ाने में असफल रहे, अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि बनाने में असफल रहे। इसीलिए आप देखिए 1950-51 का दंड आरेख जो दिया हुआ है और दंड चित्र, और उसके बाद आप 90-91 से लेकर के 14-15 तक देखिए एक समान गति से, एक समान ऊंचाई पे ये दंड चित्र दर्शा रहे हैं कि कृषि योग्य जुताई के क्षेत्रों में वृद्धि नहीं हुई। तो आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। इसमें देखिए, इस पालमपुर की बहुविध फसल प्रणाली के आधार पर आपको यह असाइनमेंट है, इसमें भरना है, जिसमें लिखना है आपके क्षेत्र में जो फसल पैदा होती हैं, फसल का नाम, किस माह में बोई गई, किस माह में काटी गई, और सिंचाई का साधन क्या है। 1, 2, 3, 4 ये 4 प्रकार की फसलें, और ये कब बोई गई, काटी गई, और सिंचाई के क्या साधन हैं, इनको आपको होम असाइनमेंट में लिखना है। अब आइए देखिए, इसमें दूसरी चीज़ दिखा हुआ है कि पैदावार बढ़ाने का पहला आपको बताया बहुविध फसल प्रणाली। एक दूसरा था, ये दिखाते हैं आपको, ये कि एक दूसरा तरीका और भी है। आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है, जिसकी चर्चा हमने की कि पालमपुर में एक ही वर्ष में कई फसलें पैदा होती हैं। दूसरा तरीका भी अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज के भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में माना जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। तो पहला तरीका था बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा तरीका है आधुनिक कृषि विधियाँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्नत किस्म के बीज पहले किसान पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते थे, जिससे पैदावार कम होती थी, लेकिन फसल बढ़ाने के लिए खेती में पारंपरिक बीजों के स्थान पर जो है हाई यील्डिंग वैरायटी, जिसको कहते हैं HYV सीड्स का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें दिया हुआ है कि 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक में उपज को बढ़ाने के लिए भारत में एक क्रांतिकारी आधुनिक तकनीक का पदार्पण हुआ, जिसको हरित क्रांति का नाम दिया गया। और उसी समय आसपास हरित क्रांति के समय ही एक पिक्चर उपकार आई थी, जिसमें यह गीत बड़ा मशहूर था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसका प्रमुख कारण था कि 60 के दशक में हरित क्रांति का पदार्पण, जिसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया खेती में। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला तरीका अपनाया गया कि पारंपरिक बीज के स्थान पर
उन्नतशील किस्म के बीज, अधिक उपज देने वाले बीज जिनको फाउंडेशन बीज भी कहते हैं, ख़ास करके गेहूं और धान की खेती के लिए प्रयोग किया गया। और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीज से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। जब हम उन्नतशील किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा तो उत्पादन यील्डिंग जो है खेत की वो बढ़ गई। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव है। तो जो उन्नत किस्म के बीज आए हरित क्रांति के माध्यम से किसानों को दिए गए, उस उन्नत किस्म के बीज को, उनकी यील्डिंग को प्राप्त करने के लिए हमें उसके साथ साथ कई सारे परिवर्तन, जैसे सिंचाई के लिए हमें नलकूप का प्रयोग करना पड़ा, देसी खाद की जगह हमें रासायनिक खाद जिसको कहते हैं यूरिया का प्रयोग, डाई का प्रयोग, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, पोटास का प्रयोग, डाई का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग करना पड़ा। और इसके साथ साथ हमें जो है पेस्टिसाइड का भी प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज थे उनमें रोग लगने की ज़्यादा संभावना थी। तो इस कारण से उनके साथ साथ 2-3 चीज़ों में भी हमें परिवर्तन करना पड़ा, किसानों को परिवर्तन करना पड़ा। और उसका परिणाम हुआ कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहने के लिए मशीनें खरीदी, जिनमें जुताई और कटाई के काम तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जहां 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जब HYV उन्नत किस्म के बीज आने से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, यानी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की मात्रा, काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। आइए चर्चा करें, बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। इस पर आप इसे होमवर्क में लिखिएगा। बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियाँ, ये दोनों अधिक उत्पादन के लिए लाई गई। इन दोनों में पहले की तुलना में और आज में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। सारणी 1.2 भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे एक आरेख बनाकर दिखाइए। क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई? विचार विमर्श करें। आइए देखिए, ये सारणी 1.2 में वर्ष 1965-66 में दालों का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन दालों का भी उत्पादन हो रहा है और 10 करोड़ टन गेहूं का भी उत्पादन हो रहा है। अब 70, 80, 90, 2000 के दशक तक आइए, पूरा 10-10 वर्षों का दिया गया है। फिर 10 से 11, 11 से 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 18, 2018 तक का दालों के उत्पादन करोड़ टन में दिया गया है और गेहूं का उत्पादन। इनको दंड चित्र के माध्यम से आप अपने होमवर्क में बनाइए और आप निष्कर्ष निकालिए। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि क्या हरित क्रांति दलहन दाल की फसल और गेहूं की फसल में समान रूप से वृद्धि करने में सफल रही। दूसरा ये पॉइंट डॉट दिया है कि आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। अब जो किसान आधुनिक तरीके से खेती करता है उसके लिए कार्यशील पूंजी, जो ऊपर हमने उत्पादन का साधन बताया था कि पहला साधन भूमि है, दूसरा साधन श्रम है,
तीसरा साधन पूंजी है, जिसमें स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। कार्यशील पूंजी जैसे ही उत्पादन शुरू करते हैं उसके बाद जो पूंजी लगती है वो कार्यशील पूंजी होती है। जैसे कच्चा माल उद्योगों के लिए बताया था, तो खेती के लिए हो सकता है कार्यशील पूंजी में आपका उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक खाद, कीटनाशी दवाएं आदि। दूसरा पॉइंट है कि पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नगद की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पहले किसानों को या खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की, कैश रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नकदी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज आधुनिक विधियों से खेती करने के लिए किसानों को क्यों नगद पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आजकल आपने देखा होगा कि गांव में भी लोग कहते हैं भाई खेती आज पैसे की हो गई है। अगर पैसा नहीं है, लागत नहीं है आपके पास लगाने की क्षमता, तो खेती नहीं हो पाएगी। इसको भी आप होमवर्क में तैयार करके लिखिए कि पहले की तुलना में क्यों आज खेती करने के लिए आधुनिक विधि से अधिक पैसे की ज़रूरत होती है। खेत पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बातें कर यह मालूम करिए। पहला है कि आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं, एक टिप्पणी लिखिए। सिंचाई के क्या स्रोत हैं, अपने आसपास किसी किसान के पास जाइए और उनसे इन बातों पर डिस्कस करिए और इसे अपने असाइनमेंट में लिखिए। कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है, बहुत कम, लगभग आधी या अधिकांश या समस्त भाग में सिंचाई होती है। और चौथा पॉइंट है, किसान अपने लिए आवश्यक आगत, इनपुट्स, जो लागत लगाता है वो सब इनपुट्स कहलाती हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं वो, इन चीज़ों को पता करिए आप। और तीसरा पॉइंट है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। इसका तात्पर्य हुआ कि जब हम आधुनिक विधि से कृषि कार्य को करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि रासायनिक खादों का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा गिर जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीवाणु और सूक्ष्म अवयव होते हैं, माइक्रोब्स, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। लेकिन रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण वो सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की वो ताकत नहीं बनी रहती है। दूसरा इसमें धारणीयता, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग करने के कारण, ख़ास करके डीप बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि अधिक से अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग करने के कारण जो है जल स्तर बहुत नीचे जाता है, जिससे भूमि की शक्ति और उर्वरा शक्ति विशेष रूप से कमज़ोर होती है और पर्यावरण भी जो है अनुकूल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि आधुनिक कृषि के प्रयोग करने से हमारे भूमि की, हमारे पर्यावरण की, हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति की, जलवायु की स्थितियाँ प्रतिकूल कैसे हो जाती हैं, इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, आप इसको समझें। इसीलिए आजकल चर्चा चल रही है, आवश्यकता जिसके लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कि रासायनिक खाद के प्रयोग के बजाय आप जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसका प्रयोग करें, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत देर तक मिट्टी में नहीं मिली रहती है, घुली मिली नहीं रहती है। बरसात के समय जब बारिश होती है तो वो रासायनिक खाद, वो रसायन उससे निकल करके बारिश के पानी के साथ वो नदियों में जाता है और इससे जल प्रदूषण होता है, तथा जल की कई सारे जीवों का भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई सारी जल के जंतुओं का आजकल आपने देखा होगा कि जलीय जीवों का
कई प्रकार से विलुप्तता आ रही है, वो नष्ट हो जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसानों द्वारा जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कीटनाशी दवाएं, रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, वह बरसात के पानी के माध्यम से खेतों से निकल करके वो रसायन आ करके नदियों में इन जलीय जंतुओं को नष्ट करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है और कई सारे ऐसे जंतु जो है विलुप्तता के कगार पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा 3 चीज़ें आपको आज बताया गया है। पहला है कि भूमि स्थिर है, दूसरा है कि क्या उसी भूमि के टुकड़े से और अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है, और तीसरा है कि धारणीय विकास की भूमि जो है अपनी उर्वरा शक्ति दीर्घ काल तक बनाए रखे, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत है। यह धारणीय विकास के अंतर्गत बातों को समझाया गया है। तो इस प्रकार से आप ये नोट्स बना सकते हैं। जो ये नोट्स दिया गया है, आप इसमें देखें इस नोट्स को कि पालमपुर में खेती भूमि स्थिर है, भूमि की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। पालमपुर में 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, 60 तक सभी बंजर भूमि कृषि योग्य है। उसी भूमि से पैदावार बढ़ाने का तरीका हरित क्रांति 60 के दशक में जब आई, तो पालमपुर में क्या है, बहुविध फसल प्रणाली, आधुनिक कृषि विधियाँ। ये नोट्स आप इस तरह से बना सकते हैं। और क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, जिसमें तीसरा पॉइंट जिसको हमने समझाया है। तो मुझे विश्वास है कि जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है, आप उसे बेहतर तरीके से संपादित करें, पूर्ण करके आएँ। आज के लिए बस इतना ही।